नमस्कार दोस्तों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने की जो सीरीज चल रही है, बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के सन 2008 से 2019 तक के क्वेश्चन पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोगों ने 5 वीडियोस कर लिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने 5 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों की तैयारी को बूस्ट करने में हेल्पफुल होगा और आप इसमें कुछ नया सीखेंगे, एक अलग वे में समझेंगे, क्योंकि हम इसमें सिर्फ आपको आंसर नहीं बताने वाले हैं बल्कि उसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, यदि कक्षा में पढ़ाते समय कोई छात्र बार बार प्रश्न पूछकर व्यवधान उत्पन्न करता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। मीन्स कोई भी एक बच्चा जो आपको बार बार डिस्टर्ब करता है, तो बीइंग अ टीचर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप उस पर क्या एक्शन लेंगे। विकल्प हैं, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए, उसे व्यवधान ना करने के लिए कहना चाहिए और उसकी प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करनी चाहिए। तो दोस्तों, क्योंकि हम लोग एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें पूरी जिम्मेदारी शिक्षक पर डाल दी गई है कि शिक्षक अपनी टीचिंग स्टाइल को चेंज करे, अपने टीचिंग को इतना इंटरेस्टिंग बनाए कि कोई भी बच्चा जो है शोर ना कर पाए। तो अगर क्लास में कोई भी शोरगुल हो रहा है या बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा इंटरेस्ट अगर नहीं ले रहा है, तो इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी टीचर पर जाती है कि वो अपनी टीचिंग स्टाइल को इंटरेस्टिंग बनाए और उसको वेरिएशन में लाए ताकि हर बच्चा उसको एंजॉय करे, हर बच्चा एंगेज्ड हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है उसको सुना जाए, उसको हम उसकी प्रॉब्लम्स को कंसिडर करें कि क्यों वो शोर कर रहा है, क्यों उसका मन नहीं लग रहा है इत्यादि। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। लिसन मीन्स उसकी बातों को सुनना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक पेपर का निर्माण करते समय आप ध्यान देंगे। विकल्प हैं पाठ्य वस्तु पर, दूसरा है प्रश्नों के वितरण पर, तीसरा प्रश्नों के निर्माण पर और चौथा पेपर की अवधि पर। तो आप एक पेपर बना रहे हैं, पेपर सेट कर रहे हैं, तो आपका मेन ध्यान होना चाहिए कंटेंट पर, क्योंकि कंटेंट से आप इतर जाते हैं या कंटेंट से बाहर जाते हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं होगी। अन्य विकल्पों को देखें तो अन्य विकल्प भी सही हैं कि प्रश्नों के वितरण पर जो है, प्रश्नों के वितरण पर भी जोर होना चाहिए, प्रश्न अच्छे अच्छे होना चाहिए, निबंधात्मक मीन्स ऐसे टाइप हों, लॉन्ग आंसर टाइप हों, शॉर्ट आंसर टाइप हों एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हों, मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हों, तो ये भी होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर सबसे प्रमुख बात पर ध्यान दिया जाए तो सबसे प्रमुख बात होगी कंटेंट पर, पाठ्य वस्तु पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम सही विकल्प पहले को ही मानेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को इसमें मज़ा आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको नए नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहें और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और आनंद लेते रहें पढ़ाई का। अगला प्रश्न है, क्या किसी कक्षा में पढ़ाने के पहले अध्यापक को नियमित रूप से पढ़ना जरूरी है। विकल्प हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि लगातार पढ़ाते हुए सभी बातें याद हो जाती हैं। दूसरा विकल्प है कभी कभी जरूरत होती है। तीसरा विकल्प है यदि कोई कठिनाई अथवा प्रश्न हो तो जरूरी है। और चौथा विकल्प है यह सदा जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी नॉलेज जो है वो हमेशा अपडेट होता रहता है, क्योंकि हमारे इस दुनिया में चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो एक बीइंग अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सारी अपडेट्स को आप बच्चों के सामने लाएं। तो अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके पहले आप उन चीज़ों को पढ़ें, उनके ऊपर अलग ढंग से विचार करें और यह भी आप विचार करें कि इसको अगर हम इस तरह से प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे को किस प्रकार से लाभ होगा, इसमें क्या क्या नई चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही विकल्प होगा यह सदा जरूरी है, मीन्स पढ़ना चाहिए, पढ़े बिना नहीं जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को प्रशिक्षित होना जरूरी है ताकि वह कक्षा में पढ़ा सके। विकल्प है आसानी के साथ, दूसरा बिना किसी बाधा के साथ, तीसरा अनुशासन के साथ और चौथा कुशलता के साथ। तो देखिए दोस्तों, इसमें सही विकल्प होगा कुशलता के साथ, क्योंकि कुशलता के अंतर्गत ही आसानी मीन्स ईजीनेस,
विदाउट डिस्टरबेंस और डिसिप्लिन तीनों सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा कुशलता के साथ। कुशलता के साथ अगर वो पढ़ा सकेगा तो ना उससे कोई व्यवधान होगा, ना उससे कोई बाधा होगी, और वो आसानी के साथ पढ़ा सकेगा, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही माना जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यदि कुछ छात्र आपकी कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप विकल्प हैं शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे, दूसरा उन छात्रों को जो रुचि नहीं ले रहे हैं दंड देंगे, तीसरा विकल्प है अभिभावक अध्यापक मिलन की व्यवस्था करेंगे, और चौथा विकल्प है छात्रों की कोई परवाह नहीं करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम विकल्पों को डिस्कार्ड करते हैं। चौथा विकल्प जो है कि परवाह नहीं करेंगे, तो ये तो सबसे बुरी बात होगी, क्योंकि परवाह तो करना होगा, आप टीचर हैं और आप एक गार्जियन की तरह हैं बच्चे के। अभिभावक अध्यापक मिलन की व्यवस्था करेंगे, तो देखिए यहाँ पर रुचि नहीं ले रहे हैं, तभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर बच्चा रुचि नहीं ले रहा है, शोर कर रहा है, शैतानी कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस गिर रहा है, तो पूरी तरह से आपकी शिक्षण विधि जिम्मेदार है, ऐसा मानता है सिस्टम। यद्यपि बच्चे की थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं और हमें प्रयास भी करना चाहिए पेरेंट्स से बात करके कि बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं झेल रहा है वो, कि उसकी प्रगति लगातार गिरती जा रही है, तो ये भी सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा विकल्प जो ये होगा कि शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे। अगर उसमें भी संभव नहीं हो पाता है तो अभिभावक अध्यापक मिलन अर्थात पेरेंट टीचर मीटिंग को अरेंज करेंगे, प्रॉब्लम जहाँ होगी उस पर डिस्कशन करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम सही विकल्प मानेंगे पहले को ही। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। एक अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कक्षा में एक ऐसे व्यक्ति की होती है जो विकल्प हैं छात्रों को विषय वस्तु पढ़ाए, दूसरा है छात्रों को अनुशासित करे, तीसरा है छात्रों को प्रशिक्षित करे, और चौथा है छात्रों का मार्गदर्शन करे। तो देखिए, एनसीएफ 2005 हमारा कहता है कि टीचर को एक फैसिलिटेटर की भूमिका को निभाना है, मतलब वो बच्चे को मदद करे, उससे सुविधाएं दे कि वो अपने से खुद से कार्य करके सीखे। खुद से कार्य करने के लिए उसे मोटिवेशन की आवश्यकता है, और मोटिवेशन या मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो शिक्षक एक मार्गदर्शक की तरह होगा, पूरी तरह से वो तानाशाही नहीं होगा कि वो पूरी तरह से रास्ता खुद बताए, मतलब ये है रास्ता चुनने में वो बच्चे को सहयोग करेगा। इसलिए एक अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होती है, बच्चों को वो गाइड करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। द बेस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवेल्युएशन इज, मतलब इवेल्युएशन का सबसे महत्वपूर्ण उपागम कौन सा है? विकल्प है वार्षिक परीक्षा, दूसरा टेस्ट, तीसरा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और चौथा है निबंधात्मक परीक्षा। अब देखिए विकल्पों को हम विकल्पों पर चर्चा करते हैं। चौथा जो विकल्प है निबंधात्मक परीक्षा, तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि प्रश्नों की प्रकृति पूरी तरह से निबंधात्मक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निबंधात्मक होगा तो हम हर एक टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे, सिलेबस के हर एक टॉपिक को चेक नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं उनका उद्देश्य ही होता है कि अगर सिलेबस वास्ट है तो सभी पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा टच करते हुए चला जाए। तो ये निबंधात्मक परीक्षा का जो ये प्रश्न है, इसको तो आप विकल्प है इसको आप हटा दीजिए। पहला जो प्रश्न है वार्षिक परीक्षा, ये भी महत्वपूर्ण है, टेस्ट भी महत्वपूर्ण है, परंतु तीसरा जो विकल्प दिया गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, देखिए सीसीई पैटर्न अर्थात कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का जो पैटर्न अपनाया गया है, ये बच्चे के स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ अर्थात उसके सोशल पर्सनल पोटेंशियल को, मतलब उसके वैयक्तिक और सामाजिक जो प्रतिस्पर्धा का जो गुण है, उन सभी उसकी कॉम्पिटेंसीज को, सभी उसके गुणों को यहाँ पर सीसीई के माध्यम से चेक करने का प्रयास किया जाता है। और वार्षिक परीक्षा जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसके कोग्निटिव डेवलपमेंट को ही चेक कर पाती है, मतलब उसके संज्ञान में कितना वृद्धि हुई है, उसको क्या क्या आता है, सिर्फ इतना चेक किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होगा सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। किसी कक्षा में समस्या बालक को संभालने के लिए अध्यापक को किसी एक तकनीक को अपनाने की जरूरत होती है। विकल्प है उसे अधिक से अधिक काम करने के लिए दिया जाए, दूसरा है उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाए, तीसरा है जब भी जरूरत हो उसे दंडित किया जाए, और चौथा है अपने समय को नष्ट करते हुए उसके ऐसे व्यवहार के कारणों को खोजा जाए। तो देखिए दोस्तों, समस्याग्रस्त बालक है वो जानबूझकर उद्दंड नहीं है, यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
अगर उद्दंड भी होता तो उद्दंडता क्यों कर रहा है, वो इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है, इन सभी कारणों पर हमें विचार करना होगा। हमें उसके अनुसार अपनी शिक्षण विधियों को चुनना होगा। ये एक शिक्षक का दायित्व होता है। यहाँ पर समस्या बालक को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। विकल्पों को देखते हैं पहले। उसे अधिक से अधिक काम करने के लिए दिया जाए। देखिए, अगर बालक सामान्य से ऊपर होता, प्रतिभाशाली बालक होता या गिफ्टेड चाइल्ड होता, तो हम उसे अधिक से अधिक काम करने के लिए उससे हम रचनात्मक कार्यों में लगा सकते हैं। परंतु ये समस्या बालक कैसा है, इस पर हमें नहीं दिया गया है, इसलिए हम इस विकल्प को अभी हटाते हैं। दूसरा जो विकल्प है, उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मॉनिटर बनाने से ये होगा कि बच्चा जिम्मेदारी महसूस करेगा। कहते हैं ना कि जब चोर को आप जो है दे दीजिए तिजोरी संभालने को, तो वो चोरी करना छोड़ देता है, क्योंकि उसको जिम्मेदारी दे दी गई है। और किसी पर आप जिम्मेदारी डालते हैं तो उस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश वह करता है। तो उसे कक्षा का अगर मॉनिटर बना दिया जाएगा तो वह सुधर सकता है। परंतु यहाँ पर समस्याग्रस्त बालक है, इसलिए इस विकल्प को भी हम हटा सकते हैं। तीसरा जो विकल्प है, जब भी जरूरत हो उसे दंडित किया जाए। दंड को तो बिल्कुल मना किया गया है, इसलिए दंड को हटा दीजिए। चौथा जो विकल्प है, अपने समय को नष्ट करते हुए उसके ऐसे व्यवहार के कारणों को खोजा जाए। देखिए दोस्तों, समय को नष्ट करना, यहाँ पर गलत शब्द का उपयोग किया गया है। शिक्षक का कार्य ही है कि बच्चों की समस्याओं को खोजे, उनकी समस्याओं का डायग्नोस करे और उसी के अनुसार उनको रिमेडी दे, मतलब उपचार करे। जो जो कमियां हैं अथवा जहां पर भी फॉल्ट आ रहा है, शिक्षक कोशिश करे कि उनको दूर करे। तो अपने समय को नष्ट करते हुए उसके ऐसे व्यवहार के कारणों को खोजा जाना चाहिए। ये उचित विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। किसी विद्यालय में अध्यापक के रूप में योगदान करने के बाद यदि किसी प्रशिक्षित अध्यापक को सरकारी क्षेत्र में लिपिक की नौकरी मिल जाती है तो उसे सोचना चाहिए। और विकल्प हैं, अध्यापक की नौकरी को छोड़कर लिपिक के पद पर योगदान करना चाहिए, उसे अध्यापन में ही रहना चाहिए, उसे छुट्टी लेकर लिपिक के पद पर योगदान करने जाना चाहिए, अथवा उसे लिपिक के कार्य में यदि अच्छे अवसर और सुविधाएं मिलती हैं तभी योगदान करने जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एग्जामिनर आपकी मेंटलिटी को चेक करना चाह रहा है कि आप सच में शिक्षक बनने के इच्छुक हैं या सिर्फ पैसा कमाने या अपना करियर बनाने की सोच रखते हैं। तो अगर आप सिर्फ करियर बनाने की सोच रखते हैं तो आप पहले विकल्प को जरूर चुन लेंगे, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी मिल रही है और हो सकता है वहाँ पर अच्छे अवसर हों। तीसरा जो विकल्प है, उसे छुट्टी लेकर लिपिक के पद पर योगदान करने जाना चाहिए। ये कोई सही विकल्प नहीं होगा। उसे लिपिक के कार्य में यदि अधिक अच्छे अवसर और सुविधाएं मिलती हैं तभी योगदान करने जाना चाहिए। तो यहाँ पर स्वार्थ की बात हो जाएगी। यहाँ पर आपकी आंतरिक प्रेरणा कितनी प्रबल है, आप शिक्षक बनने की कितना इच्छा रखते हैं, आपका कितना पैशन का लेवल क्या है, यह चेक करना चाहता है एग्जामिनर, इसलिए यहाँ पर ये विकल्प दिया है। तो आपकी आदर्श स्थिति यही होगी कि उसे अध्यापन में ही रहना चाहिए। वैसे प्रैक्टिकलिटी देखी जाए तो चौथा विकल्प सही होगा, लेकिन आदर्श स्थिति में देखें तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही माना जाएगा। आज के लिए दोस्तों अंतिम प्रश्न है, शिक्षण को पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त व्यवसाय माना जाता है, क्यों? मतलब टीचिंग फील्ड में महिलाएं ज़्यादा आती हैं या उनके लिए यह एक जो ऑक्यूपेशन है यह ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्यों? विकल्प हैं, इसमें कम समय और श्रम की ज़रूरत होती है, मतलब इसमें समय और मेहनत कम लगती है। दूसरा विकल्प है, महिलाएं बच्चों को अधिक ठीक और मनोविज्ञान सम्मत ढंग से संभाल सकती हैं, मतलब महिलाओं के अंदर वो ज़्यादा गुण होते हैं जो उसे अच्छी तरह से संभालने के लिए उससे योग्य बनाते हैं। तीसरा विकल्प है, पुरुषों के लिए शिक्षण डॉक्टर या इंजीनियर की तुलना में कम लाभकारी व्यवसाय है, मतलब एक पुरुष है जो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए उसके लिए उसमें ज़्यादा फायदा होगा, टीचिंग में कम होगा। अथवा केवल वे लोग जो अधिक धैर्यवान और सहनशील होते हैं अध्यापक के रूप में सफल हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें आपको पेशेंस और सहनशीलता मतलब धैर्य रखने की आवश्यकता है, यह सही बात है। लेकिन यहाँ पर एक जो बात कह दी गई है, केवल वे लोग, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ वही लोग जो धैर्यवान और सहनशील हैं अध्यापक के रूप में सफल हो सकते हैं। हो सकता है शिक्षक कुछ ऐसे भी हों जो कम धैर्यशील हों लेकिन वो सफल होते हैं। यद्यपि यहाँ पर आपकी मेंटलिटी को चेक करना चाहता है एग्जामिनर कि आप जो है धैर्यवान और सहनशील हैं या नहीं।
या तो आपको गुस्सा आ जाए और आप मारपीट पर उतारू हो जाएं। इस प्रकार की अगर आप सोच रखते हैं तो एग्जामिनर आपको यहाँ पर छांटना चाहता है। दूसरा विकल्प पर चलते हैं, महिलाएं बच्चों को अधिक ठीक और मनोविज्ञान सम्मत ढंग से संभाल सकती हैं। यह सत्य बात है, क्योंकि महिलाओं के अंदर कोमलता होती है और उनका मनोवैज्ञानिक जो विकास होता है वह ऐसी लेवल का होता है कि वह बच्चों का पालन पोषण सम्मत ढंग से कर सकती हैं। तो जिस प्रकार से बच्चों का पालन पोषण वो सही ढंग से कर सकती हैं, उसी प्रकार से बच्चों को सही प्रकार से गाइडेंस और संभाल सकती हैं। इसलिए हम यहाँ पर दूसरा विकल्प सही मानेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, जल्द ही आपको हम अगला पार्ट प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगती है या इस संबंध में आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर दें, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि ये उपयोगी है तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग ले सकें और अपनी तैयारी को अच्छी कर सकें। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, और आप उसके द्वारा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।